उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी नाश्ते पर चर्चा करेंगे। इन दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सांसदों के साथ होने वाली इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। यूपी के चित्रकूट में हुए हिंदू एकता महाकुंभ कार्यक्रम में बवाल का वीडियो सामने आया है। ये कार्यक्रम एक दिन पहले हुआ था, जिसमें पंडाल के पास एनसीसी और एक सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोगों की ड्यूटी लगी थी, जो अचानक एक दूसरे से भिड़ गए। इन लोगों ने इतना बवाल किया कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। वहां तैनात पुलिस वालों को जब तक समझ आता कि क्या हुआ, तब तक बात बढ़ चुकी थी। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को कुर्सियां फेंककर मारने लगे। इन लोगों को कुर्सियां उछालते देखकर ऐसा लगा कि वो हवा में गेंद उछाल रहे हों। इन लोगों ने कार्यक्रम में लगी कुर्सियों को दूर दूर तक फेंका, जिसके बाद पुलिस वाले बीच में कूदे और दोनों तरफ के लोगों को हटाने लगे। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बातों से नहीं माने। हारकर पुलिस वालों ने डंडे उठाए और हंगामा करने वालों को रोकने लगे। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां चोरी के आरोप में एक आदमी को लोगों ने बंधक बनाकर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया गया कि वो आदमी रास्ता भटककर उस गांव में पहुंचा था, लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से लोगों ने उसे चोर समझ लिया और फिर उसे एक पेड़ से बांधकर लोगों ने उसे जमकर पीटना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीर में लोग चारों तरफ से उस पर लात, मुक्के और डंडे बरसाते दिखाई दिए। वहीं रस्सी से बंधा होने की वजह से वो आदमी अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सका। इस दौरान कोई भी उसे बचाने नहीं आया। लोगों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही उस आदमी का परिवार रोते बिलखते अस्पताल पहुंचा। खबर है कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बंगाल के हुगली में टीएमसी समर्थकों और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई, जिसकी वजह बताई गई एक रैली। बताया गया कि रैली एसएफआई ने निकाली और आरोप लगा कि उसमें मौजूद लोगों पर टीएमसी समर्थकों ने अचानक हमला कर दिया। और देखते ही देखते नौबत ये आ गई कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर दूसरे पक्ष पर झपटा। इन लोगों के हाथों में डंडे दिखे, जिन्हें लेकर वो दूसरे पक्ष के लोगों की ओर दौड़ते दिखे। लेकिन अचानक पासा पलट गया। जो लोग भाग रहे थे उन्होंने एक शख्स को घेर लिया और उसे बुरी तरह पीटने लगे। ये देखते ही वहाँ मौजूद लड़कियों की चीख निकल गई। ये सारी घटना पुलिस के सामने हुई। मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोट आई। इससे पहले जैसे ही पुलिस को मामले के बारे में पता चला, वो वहां पहुंच गई और दोनों पक्षों के लोगों को समझाने लगी। लेकिन कोई भी पुलिस की बात सुनने के मूड में नहीं दिखा। उल्टा वो पुलिस के सामने ही चीखते चिल्लाते रहे। काफी पसीना बहाने के बाद पुलिस ने लोगों को शांत तो किया, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने रहे। दिल्ली के शालीमार बाग से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सरेआम मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश एक महिला का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। वहीं बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में वो महिला सड़क पर कुछ दूर तक घसीटती चली गई। लेकिन मोटरसाइकिल सवार बदमाश फिर भी नहीं रुके, जिसकी वजह से वो महिला बीच सड़क पर कुछ दूर तक घसीटने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसी वक्त एक कार और एक दूसरी मोटरसाइकिल वहां से गुजरी। गनीमत रही कि उन्होंने वक्त रहते उसे देख लिया और तुरंत अपनी गाड़ियां रोक दी। इसके बाद आसपास मौजूद कुछ महिलाओं की नजर उस पर पड़ी और वो उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच गयी। उन्होंने उसे उठाया और सड़क के किनारे ले गयी। तब तक वहां लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। खबर है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क से संसद तक आंदोलन तेज कर दिया है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा किया, जबकि दिल्ली समेत देश के कई शहरों में विपक्ष के नेता सड़कों पर उतर आए। और दिल्ली में शास्त्री भवन के ठीक सामने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हो गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बड़ी संख्या में जुटे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अजय मिश्रा टेनी की तस्वीरें और नारों वाली तख्तियां लेकर पहुंचे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और लगातार जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुछ तस्वीरें जलाई और फिर उनका पुतला आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने फौरन उन्हें हटाया और पानी की बाल्टी फेंककर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गृह राज्य मंत्री को पद से हटाया जाए। हम यहाँ पे अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि जल्द से जल्द अजय कुमार मिश्रा को
अपना इस्तीफा देना चाहिए। बाद में हालात काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन ऐसे प्रदर्शन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। यूपी की विधानसभा में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हंगामा किया और सड़कों पर भी कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को घेरने का मौका नहीं चूका। काफी देर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर मार्च करते रहे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से हटाए जाने की मांग करते रहे। इसी बीच यूपी पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और कांग्रेस के नेता मार्च करते हुए आगे बढ़ते रहे। शहर के एक अहम चौराहे पर बैठकर प्रदर्शनकारी काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। जबकि आगरा में भी कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए जिले के डीएम के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। वहीं दूसरी तरफ संसद में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष की मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाया जाए और इसी मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। संजय राउत ने तो पीएम के काशी दौरे पर ही तंज कस दिया। अगर प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया, कि बात नहीं सुनी, तो ये गंगा स्नान फेल हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री को गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उस इंक्वायरी पे होता है तो निकालना ये स्वाभाविक प्रधानमंत्री के हाथ में है। जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट में मामला है, सब्जुडिस मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट का फैसला आएगा, इसमें यहाँ पर क्या चर्चा करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में एक एसआईटी बनाई थी, जिसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष भी लखीमपुर की घटना पर बवाल कर रहा है। लोकसभा में राहुल ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और उनके पीछे बैठे सांसद इस दौरान तख्तियां लहराते रहे। राजस्थान के बूंदी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ दबंगों ने चोरी के आरोप में एक दलित को बंधक बनाकर पीट दिया। मारपीट की यह घटना 4 दिन पहले की है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो दबंग उस दलित को पेड़ से बांधकर पीटते दिखाई दिए। उन्होंने पहले तो उस पर कई थप्पड़ बरसाए और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जिले की डीएम पीड़ित से मिलने उसके घर पहुंच गईं, जहां उसके घर वालों ने कलेक्टर को मारपीट के निशान दिखाए और उनसे आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं डीएम ने भी उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। बताया गया कि इस मामले में बाकी बचे आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। देश के नए सीडीएस को चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि जब तक नाम का ऐलान नहीं होता, तब तक के लिए जनरल एम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के चुने जाने तक इस पद को संभालेंगे। सीडीएस से पहले ये पद तीनों सेना प्रमुखों में जो सबसे सीनियर होते थे, उनके पास होती थी, और अभी सेना के तीनों प्रमुखों में सबसे सीनियर आर्मी चीफ जनरल नरवणे हैं, जो उस हिसाब से ये जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। जबकि सीडीएस के तहत आने वाली जिम्मेदारियां सेना के ही अलग अलग अधिकारियों में बांट दी गई हैं। भोपाल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जांबाज वरुण सिंह को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पहुंचे। पूरा परिवार अब देश का परिवार है, प्रदेश का हमारा परिवार है। हम परिवार के साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज सीरीज में तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वो 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें और इंग्लैंड के 3रे क्रिकेटर बन गए। जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में बड़े बदलाव हुए और इसमें 27 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। अदालत ने कोलकाता नगर निगम के चुनावों में केंद्रीय बल की तैनाती की मांग वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया। बनारस की पहचान कही जाने वाली बनारसी साड़ी की चमक फीकी पड़ रही है। बताया गया कि चीन से आने वाले सिल्क पर रोक और कोरोना का असर बनारसी साड़ियों के कारोबार पर भी पड़ा है। बनारस की शान और पहचान रहे बनारसी साड़ी के कारोबार की चमक फिलहाल फीकी हो गई है। कोरोना और चीन से सिल्क के आयात पर प्रतिबंध के बाद बैन की वजह से सिल्क की कीमत 25 से 30% तक बढ़ गई, जबकि कच्चा माल भी महंगा हो गया। इसका असर साड़ियों की कीमत पर भी पड़ा और दाम बढ़ने से डिमांड भी कम हो गई। सिल्क की कीमत और दूसरे रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाने की वजह से इसकी डिमांड कम हो गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस की एक गाड़ी पर कुछ लोगों ने जमकर पथराव किया। आरोप है कि उस गाड़ी ने एक आदमी को टक्कर मार दी थी।
जिससे आसपास के लोग भड़क गए और उन्होंने अपना सारा गुस्सा पुलिस की उस गाड़ी पर उतार दिया। सामने आई तस्वीर में कुछ लोग उस पर जमकर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। इस पत्थरबाजी से पुलिस की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए, जिसकी जानकारी जैसे ही थाने को मिली, वहां से अधिकारी के साथ कई जवान मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस हंगामे को शांत करने के लिए लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन जब उनमें कुछ लोग नहीं माने तो पुलिस उन्हें पीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाने लगी। इस सख्त कार्रवाई के बाद भीड़ शांत हुई और फिर उस गाड़ी को वहां से हटाया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मुठभेड़ बुधवार रात शुरू हुई जब सुरक्षा बल को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली और जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, आतंकियों ने गोलियां चला दी। घंटों तक ताबड़तोड़ गोलीबारी चलती रही, जिसकी आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। पूरे इलाके को सील कर सुरक्षा बल ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। गोलीबारी और बम के धमाकों के बाद वो इमारत पूरी तरह से खंडहर में बदल गई, जहां आतंकी छिपे हुए थे। दोनों आतंकियों के ढेर होने के बाद जब कैमरे वहां पहुंचे तो दीवारों पर गोलियों के निशान दिखे। दोनों आतंकियों के ढेर होने के बाद भी पुलिस और सुरक्षा बल की टीमें काफी देर तक पूरे इलाके की छानबीन करती रहीं। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर बैन लगने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भारत में भी इस पर एक्शन लेने की मांग कर दी और वीएचपी ने केंद्र सरकार से मांग की कि भारत में भी तबलीगी जमात पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाए। साथ ही निजामुद्दीन मरकज की इमारत और उसके बैंक खातों को सील करने की भी मांग की गई। यही नहीं, वीएचपी ने दारुल उलूम देवबंद और पीएफआई पर तबलीगी जमात की मदद करने का आरोप लगाते हुए उन पर नकेल कसने की भी अपील की। वहीं सऊदी अरब के फैसले का वीएचपी की तरफ से स्वागत भी किया गया। ये वो जमात है जो पूरे विश्व के लिए खतरा है। इस पर प्रतिबंध लगाया जाना, वैश्विक प्रतिबंध लगाया जाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार को भी इस बारे में गंभीरता से शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। तेज हवाओं ने अमेरिका के कोलोराडो राज्य को झकझोर कर रख दिया है। 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा ने वहां ऐसा आतंक मचाया है कि बत्ती गुल हो गई, सड़कें बंद हो गई और 600 से ज्यादा फ्लाइट या तो रद्द कर दी गई या फिर उन्हें डिले करना पड़ा। और हवा के मचाए हाहाकार की जो तस्वीरें भी सामने आई, उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो बर्फीला तूफान तबाही मचाने के लिए आधम का हो। एक तो तेज हवा और उस पर आसमान से बरसती बर्फ। कुदरत के डबल अटैक ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सड़कों पर बर्फ का कब्जा हो गया और गाड़ियां उस पर रेंगती दिखने लगी। वहीं कोलोराडो राज्य के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीरों में तो हवाओं के जोर में आसमान गिरगिट की तरह रंग बदलता नजर आया। अमेरिका की एक रिपोर्ट में आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई की तारीफ करते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई गई। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब तक कुछ खास नहीं किया और जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अजहर और लश्कर के साजिद मीर जैसे आतंकवादियों के खिलाफ केस चलाने के लिए भी कोई कदम पाकिस्तान की ओर से नहीं उठाए गए। यही नहीं, अमेरिकी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी मौजूद हैं और वहां खुलेआम वो घूम भी रहे हैं। इस रिपोर्ट में आतंकी खतरों से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में उस वक्त खलबली मच गई जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। मुलाकात के बाद ऐलान भी हो गया कि समाजवादी पार्टी के साथ शिवपाल यादव की पार्टी का चुनाव में गठबंधन होगा और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जैसे ही अखिलेश यादव की गाड़ी शिवपाल यादव के घर के सामने पहुंची, वहां हलचल तेज हो गई। बड़ी संख्या में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता वहां जमा हो गए और दोनों पार्टियों के एक होने की चर्चा शुरू हो गई। सब परिवार एक होने जा रहा है कुल मिला। करीब पौने घंटे तक शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की बातचीत चलती रही। इस दौरान बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव में जीत का दावा करने लगे। शिवपाल सिंह यादव जी से हाथ मिलाकर ये तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस नाकाम सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए एक मजबूत दिशा में कदम उठा दिए हैं। बाद में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस बात पर मोहर लगा दी कि इस चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। थोड़ी देर में शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर यही जानकारी दी, लेकिन बीजेपी ने इसे मौका परस्ती का गठबंधन बताया। कौरवों का कुनबा चाहे जितना भी बड़ा होता जाए, अंततः जीत केवल और केवल पांडवों की होती है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें शिवपाल यादव की पार्टी को देने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में होने वाले इस सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
देश के 150 शहरों के मेयर इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके बाद कल सभी मेयर अयोध्या भी जाएंगे और वहां रामलला के दर्शन करेंगे। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की केरल के कन्नूर में पुलिस से झड़प हो गई। इन प्रदर्शनकारियों ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर गोपीनाथ रविंद्रन के इस्तीफे की मांग की, जिसके लिए वो सड़कों पर उतर आए। लेकिन पुलिस उनके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी, जिसे पार करने की जब इन प्रदर्शनकारियों ने कोशिश की तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। इसके बावजूद कुलपति के विरोध में उतरे इन कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रहा और वो बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। जब ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें जबरन हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की और खींचतान की, यहाँ तक कि उन्हें जमीन पर घसीटा तक गया। लेकिन उन लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी और देश हित में नारे लगाते रहे। पुलिस की गाड़ी में सवार होने तक भी वो प्रदर्शनकारी पूरे जुनून से अपनी मांग सबके सामने रखते रहे। इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आईं। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में सीएम योगी और संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अमित शाह उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राज्य भंडार निगम के 29 गोदामों का लोकार्पण भी करेंगे। खबर है कि केंद्र सरकार ने शादी की उम्र बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। सूत्रों के मुताबिक एक दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी और इसको मंजूरी मिल गई। अब इसके लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए सरकार बिल लाएगी। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर एक टास्क फोर्स बनाई थी, जिसने पिछले साल दिसंबर में नीति आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से इस बारे में घोषणा की थी। अभी जो कानून है उसमें हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी के लिए महिलाओं की उम्र 18 साल जबकि पुरुषों के लिए 21 साल है और स्पेशल मैरिज एक्ट के जरिए शादी की सहमति देने के लिए भी यही प्रावधान लागू किए गए हैं। लेकिन ये खबर सामने आते ही मुस्लिम समुदाय ने विरोध शुरू कर दिया। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग इसके विरोध में उतर आए। ये क्या मजाक है? ये कैसा कानून है? बिल्कुल खिलाफ। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी इस फैसले पर सवाल उठा दिए। ये बिल बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल जो है ये माँ बाप की मर्जी के ऊपर होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी सांसद रीति पाठक ने इसे महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक कदम बताया। पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ और परिपक्व और मानसिकता से परिपक्व होकर आगे दूसरे जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाने के इस फैसले का स्वागत किया। 21 वर्ष होना ही चाहिए ताकि वो अपनी शिक्षा भी पूरी कर सकें हमारी कन्याएं। टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई। वहां दोनों देशों के बीच 26 दिसंबर से इस सीरीज की शुरुआत होगी। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने अभिनेता संजय कपूर की हाउसिंग सोसाइटी को सैनिटाइज करवाया। पिछले दिनों संजय कपूर की पत्नी और बेटी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनकी इमारत को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। इंग्लिश में वापस उनका नाम आया मैम सानिया कपूर करके जी, इसके सैनिटाइज करने वापस आया। मुंबई के अंधेरी इलाके में एनसीबी ने छापेमारी की और कुरियर से भेजी जा रही एक ड्रग्स की खेप को बरामद कर लिया। बताया गया कि इसे जीन्स की पैंट में छिपाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को काबू करने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की। साथ ही कोर्ट ने इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों और विशेषज्ञों से सुझाव लेने को भी कहा। अब इस मामले की सुनवाई 5 फरवरी को होगी। 10 साल या इससे ज्यादा पुरानी सभी गाड़ियों का दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ये साल खत्म होते ही रद्द हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि 1 जनवरी को जिस भी डीजल गाड़ी की उम्र 10 साल या इससे ज्यादा हो जाएगी, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। मतलब उस गाड़ी की आरसी केवल कागज का टुकड़ा रह जाएगी। हालांकि सरकार एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिसे दिखाकर किसी दूसरे राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। लेकिन डीजल से चलने वाली जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 15 साल से ज्यादा पुराना होगा वो रद्द तो होंगी ही, उस गाड़ी के मालिक को इस तरह की कोई एनओसी भी नहीं मिलेगी।
मतलब ये कि डीजल से चलने वाली ऐसी कोई भी गाड़ी जो 10 साल से ज्यादा पुरानी हो वो दिल्ली की सड़कों पर 1 जनवरी से नहीं उतर पाएगी, और अगर ऐसा करती है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2022 को डीजल से चलने वाली जो भी गाड़ी 10 साल पुरानी या 10 साल से ज्यादा पुरानी होगी उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। खबर यह है कि सरकार एक बीच का रास्ता भी निकालेगी ताकि अगर दिल्ली के बाहर कोई व्यक्ति अपनी ऐसी कोई गाड़ी चलाना चाहे तो चला पाए। इसके लिए दिल्ली सरकार एक एनओसी जारी करेगी और इस एनओसी को दिखाकर व्यक्ति किसी भी दूसरे राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा। लेकिन ये छूट भी उन गाड़ियों के लिए नहीं होगी जो डीजल से चलती हैं और 15 साल पुरानी हो चुकी हैं। मतलब ये कि जिन डीजल गाड़ियों की उम्र 15 साल से ज्यादा हो चुकी होगी उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो रद्द कर ही दिया जाएगा, बल्कि उन्हें कोई एनओसी भी जारी नहीं की जाएगी, जिसका साफ मतलब ये है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में भी चलाने की इजाजत नहीं होगी। फ्रांस के एक शहर ने अपने सीवेज सिस्टम को मैनेज करने का आधुनिक और अनोखा तरीका अपनाया। वहां सफाई कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े, इसलिए सीवर और नालों के मुआयने के लिए ड्रोन काम पर लग गए। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें मेन होल के अंदर उतरा ड्रोन किसी सफाई कर्मचारी का काम संभालता नजर आया। अंदर ड्रोन काम पर लगा रहा और सीवर के चप्पे चप्पे की तस्वीर बाहर मौजूद कर्मचारियों को कंट्रोल स्क्रीन पर लाइव दिखती रही। महज 10 मिनट की उड़ान में 200 मीटर लंबे पाइपों की जांच करके ड्रोन वापस भी आ गया। वहीं अगर कोई सफाई कर्मचारी मेन होल के अंदर घुसता तो घंटे भर तक बाहर नहीं निकल पाता। उसकी जान जो खतरे में रहती उसका डर अलग। सिर्फ उड़ने वाले ड्रोन ही नहीं, ओहलियो शहर में पहियों वाले रोबोट भी सीवर का ख्याल रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सामने आई तस्वीर में पहियों वाला एक रोबोट गंदगी और कूड़े से भरे अंडरग्राउंड पाइपों के अंदर आराम से दौड़ता दिखा। बाहर कर्मचारी रिमोट कंट्रोल से उसे ऑपरेट करते रहे और उनके एक इशारे पर रोबोट सीवर का कोना कोना खंगालता नजर आया। कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ मरम्मत की जरूरत है, इसकी एक एक जानकारी उसने बाहर पहुँचा दी। ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए दुनिया भर के देशों में जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा था उसमें बच्चों को भी शामिल कर लिया गया ताकि महामारी से बचाव किया जा सके। खासकर यूरोप में तो इससे हाहाकार मचा है, इसलिए वहां के देशों में 5 से 11 साल के बच्चों को टीका लगाना शुरू कर दिया गया। बच्चों को टीका लगाने का कार्यक्रम 1 हफ्ते बाद होना था, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से इसे उन देशों में पहले ही शुरू कर दिया गया। जबकि अमेरिका में इसी उम्र वालों के 10% मासूमों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। बहरीन में तो 3 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं चीन ने भी इसी तर्ज पर 3 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन अभियान पहले ही शुरू कर दिया था। अब तक ज्यादातर देशों में बच्चों के वैक्सीनेशन पर उतना जोर नहीं दिया गया, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट बाकियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए बच्चों को टीका लगाने का काम फौरन शुरू कर दिया गया। हालांकि बच्चों के वैक्सीनेशन का प्लान कई देशों में पहले से तैयार था, लेकिन ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए इसे थोड़ा पहले ही शुरू कर दिया गया और इसी वजह से जो टीका अभियान चल रहा था उसमें बच्चों को भी शामिल कर लिया गया ताकि महामारी से बचाव किया जा सके। खासकर यूरोप में तो इससे हाहाकार मचा है, इसलिए वहां के देशों में 5 से 11 साल के बच्चों को टीका लगाना शुरू कर दिया गया। बच्चों को टीका लगाने का ये कार्यक्रम 1 हफ्ते बाद होना था, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से उसे उन देशों में पहले ही शुरू कर दिया गया। जबकि अमेरिका में इसी उम्र वालों के 10% मासूमों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। बहरीन में तो 3 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई। तो वहीं चीन ने भी इसी तर्ज पर 3 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान पहले ही शुरू कर दिया था। अब तक ज्यादातर देशों में बच्चों के वैक्सीनेशन पर उतना जोर नहीं दिया गया था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट बाकियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। यही वजह है कि इससे निपटने के लिए यूरोप के कुछ देशों ने अपने यहाँ 5 से 11 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया। वहाँ 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को तो पहले ही टीका लगाया जा रहा था, लेकिन पिछले महीने यूरोपियन यूनियन ने कम उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर के टीके की कम डोज वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी, जिसके बाद खौफजदा माँ बाप अपने बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे नजर आए। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने वालों में इटली भी रहा। वहां की राजधानी रोम से सामने आई तस्वीरों में तो बच्चों का एक म्यूजियम ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिखा। ऐसा अनोखा वैक्सीनेशन सेंटर जहां अपना नंबर आने के इंतजार में बच्चों को थकाया नहीं गया, बल्कि वो वहां मस्ती करने में मशगूल नजर आए। बच्चों को इंजेक्शन का दर्द रत्ती भर भी महसूस न हो, इसलिए नर्स लगातार उनका ध्यान भटकाती दिखी। वो उनके लिए तालियां बजाती भी नजर आई और जब बच्चों ने वैक्सीन लगवा ली तो उन्हें बहादुरी का सर्टिफिकेट और तोहफे दिए गए।
स्पेन ने भी 5 से 11 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने का अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद राजधानी मैड्रिड में वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे ही बच्चे नजर आए। उन्होंने बड़े ही आराम से टीका लगवा भी लिया। No ha pasado nada y no duele nada. Es como un mosquito que va. मैड्रिड के पास एक दूसरे शहर के टीका केंद्र में तो टीका लगवाने के बाद बच्चों को खुश करने के लिए स्टिकर भी दिए गए। स्पेन का लक्ष्य है कि क्रिसमस से पहले छोटे बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। यूरोप के देश हंगरी में भी 5 से 11 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही इस महामारी की रोकथाम के लिए लागू दिशा निर्देशों को भी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस वाले तैनात हो गए, जिन्होंने सड़क से गुजर रही गाड़ियों में सवार लोगों पर पैनी नजर रखी। साथ ही गाड़ियों को रोक रोक कर चेकिंग करनी शुरू कर दी और ओमिक्रॉन से बचने के लिए लोगों से मास्क पहने रखने की अपील की। पुलिस ने ये भी साफ कर दिया कि जो भी कोरोना नियमों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोई नहीं मानता तो उसको आगे 188 के तहत उनको उसके खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाता है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस वालों को जो भी लोग बिना मास्क के मिले उनका चालान भी काटा गया। बिहार के कटिहार के एक निजी स्कूल में 2 छात्रों का आपसी झगड़ा इतना बढ़ गया कि क्लासरूम जंग के मैदान में बदल गया। आरोप है कि एक छात्र के परिवार के लोग तो कुछ बदमाशों को लेकर स्कूल पहुंच गए और क्लासरूम में घुसकर मारपीट करने लगे। घटना की सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि क्लास में टीचर की मौजूदगी में ही कुछ लोग घुसे और मारपीट करने लगे। आरोप है कि जिस छात्र के परिवार वालों ने बदमाशों को बुलाया उनके पास चाकू था, जिसके वार की वजह से एक शख्स घायल हो गया। इस मामले में स्कूल प्रशासन पुलिस से शिकायत करने की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा की बेहतर निगरानी के लिए बॉर्डर पर एलईडी लाइट लगाने का काम शुरू हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 3500 किलोमीटर की सीमा है, जहां अभी तक पीले रंग वाली सोडियम लाइटों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इन सोडियम लाइटों को दूधिया रोशनी वाली एलईडी लाइटों से बदलने का काम शुरू कर दिया गया। राजस्थान के जैसलमेर में सीमा के एक बड़े हिस्से में तेज रोशनी वाली इन एलईडी लाइटों को लगा भी दिया गया। सीमा पर रोशनी बहुत बड़ी समस्या है और सोडियम लाइट को रिप्लेस करते हुए अब इस तरीके की एलईडी लाइट को यहाँ पर लगाया गया है। बताया गया कि ये लाइटें सीमा पर पहले इस्तेमाल होने वाली पीली सोडियम लाइटों से कहीं ज्यादा रोशनी देती हैं, जिसकी वजह से जवानों के लिए बॉर्डर की निगरानी रखना कहीं ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि दुर्गम इलाका होने की वजह से इन जगहों पर पेट्रोलिंग वैसे ही काफी कठिन होती है। ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की वारदातों को अंजाम दिया जाता था, लेकिन एलईडी लाइटें लगने के बाद भारतीय जवानों की नजर से बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल जम्मू और राजस्थान में करीब 70% सीमा पर ऐसी लाइटें लगा दी गई हैं। बिहार के समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां चोरी के आरोप में एक आदमी को लोगों ने बंधक बनाकर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया गया कि वो आदमी रास्ता भटककर उस गांव में पहुंचा था, लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से लोगों ने उसे चोर समझ लिया और फिर उसे एक पेड़ से बांधकर लोगों ने उसे जमकर पीटना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीर में लोग चारों तरफ से उस पर लात, मुक्के और डंडे बरसाते दिखाई दिए। वहीं रस्सी से बंधा होने की वजह से वो आदमी अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सका। इस दौरान कोई भी उसे बचाने नहीं आया। लोगों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही उस आदमी का परिवार रोते बिलखते अस्पताल पहुंचा। खबर है कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दानापुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो गई और ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों के बीच एक मोटरसाइकिल सवार नजर आया। वीडियो में बाइक की रफ्तार तेज दिखाई दी, जो सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से जा भिड़ी। हादसे के बाद ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जबकि घायल युवक को उठाने कुछ लोग दौड़ पड़े, लेकिन जब तक उनको अस्पताल पहुँचाया जाता तब तक उसने दम तोड़ दिया। राजस्थान के बूंदी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ दबंगों ने चोरी के आरोप में एक दलित को बंधक बनाकर पीट दिया। मारपीट की ये घटना 4 दिन पहले की है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो दबंग उस दलित को पेड़ से बांधकर पीटते दिखाई दिए। उन्होंने पहले तो उस पर कई थप्पड़ बरसाए और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जिले की डीएम पीड़ित से मिलने उसके घर पहुंच गईं, जहां उसके घर वालों ने कलेक्टर को मारपीट के निशान दिखाए और उनसे आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं डीएम ने भी उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया।
बताया गया कि इस मामले में बाकी बचे आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। गुजरात के पंचमहाल में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि प्लांट के एक बॉयलर में धमाके के बाद वहां आग लग गई, जिसने देखते ही देखते फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि वहां तेजी से आग पकड़ने वाला केमिकल भी मौजूद था, जिसकी वजह से आग और तेजी से भड़की और उसने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। इस हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें प्लांट के बॉयलर से तेजी से आग की लपटें निकलती नजर आईं। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसकी लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर से दिखाई दिया। आग लगने के बाद वहां हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां भी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि उसके आगे पानी की बौछारें भी बेअसर होती दिखी। हालांकि काफी देर की मशक्कत